इस कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी का पहला सीज़न ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। राणा मेंसन फ्रांस पंखुड़ी को मनाने के लिए अपने रूम में आया। रूम में आकर उसकी नज़रें इधर उधर घूम रही थी, लेकिन उसे पंखुड़ी कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। वो पंखुड़ी को ढूंढते हुए बोला, रोज पीटल, कहाँ हो तुम? वो पंखुड़ी को पुकार रहा था, लेकिन सामने से पंखुड़ी कोई जवाब नहीं दे रही थी। उसे ढूंढते हुए अब वो चेंजिंग रूम की तरफ गया और फिर वहाँ से बालकनी की तरफ आया, लेकिन पंखुड़ी वहाँ भी नहीं थी। अब वो वॉशरूम में आया और दरवाज़ा खोलते हुए बोला, रोज पीटल, तुम वॉशरूम में हो क्या? ये बोलते हुए वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। उसे एहसास हुआ कि दरवाज़ा अंदर से लॉक है, जबकि ऐसा कभी होता नहीं था। पंखुड़ी और दरवाज़ा लॉक करे, ये तो इम्पॉसिबल सी बात थी। इवन प्रांस भी कभी दरवाज़ा लॉक नहीं करता था, और वॉशरूम का दरवाज़ा ऐसा था कि प्रांस लॉक होने के बावजूद भी उसे खोल सकता था। लेकिन अब तो उससे वो दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा था। वो समझ गया था कि पंखुड़ी ने ही कुछ किया है। वो तुरंत बोला, रोज पीटल, जल्दी से ये दरवाज़ा खोलो और बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। अंदर से पंखुड़ी की नाराज़गी भरी आवाज़ आई, लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप भी सबकी तरह झूठे हो। अब आप मेरे पास क्यों आए हो? अभी आप जाओ और जाकर सबका साथ दो। मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, तो फिर आप यहाँ मेरे पास ही क्यों आए हो? प्रांस उसकी वो नाराज़गी भरी बातों पर मुस्कुराया और बोला, ऐसे नहीं बोलते रोज पीटल, मैं मानता हूँ मैंने गलती की है, लेकिन प्लीज़ ऐसे नाराज़ होकर वॉशरूम में तो मत बैठो, तुम बाहर आओ, मैं तुम्हें कोई सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। पंखुड़ी तुरंत बोली, लेकिन मुझे आपसे कोई सरप्राइज़ नहीं चाहिए। आप और ससुर जी मुझे एक चॉकलेट के नाम पर ही अपनी बातों में फंसा लेते हो, लेकिन अब मैं आप लोगों की बातों में नहीं आऊँगी। आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि पिछले 2 दिनों से मैं कितनी परेशान थी, और आप सब लोग जानबूझकर मेरे मज़े ले रहे थे। तो ठीक है, आप भी जाइए और जाकर मज़े कीजिए, लेकिन मैं तो बाहर नहीं आऊँगी। प्रांस हैरानी से बोला, तो तुम कब तक वॉशरूम में बैठी रहोगी? पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली, जब तक बैठा जाएगा, रात तक या फिर कल सुबह तक भी। प्रांस हंसा और बोला, ऐसे थोड़ी ना होता है रोज पीटल, वॉशरूम में थोड़ी ना रहा जाता है। तुम दरवाज़ा तो खोलो। और तुमने दरवाजे को किया क्या है? ये मुझसे खुल क्यों नहीं रहा? मतलब अब तुम सच में अपना काफ़ी दिमाग चलाने लगी हो। तुमने जानबूझकर लॉक खराब किया है ना? पंखुड़ी नाक सिकोड़ कर बोली, क्योंकि अब मैं आपके साथ रहती रहती थोड़ी तेज़ होने लगी हूँ। पहले मैं बेवकूफ़ थी, लेकिन अब मैं बेवकूफ़ बिल्कुल भी नहीं हूँ, और आप लोग मुझे बेवकूफ़ बना भी नहीं सकते। प्रांस तुरंत बोला, पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुमसे किसने कहा कि तुम बेवकूफ़ हो? तुम बेवकूफ़ नहीं हो मेरी जान, तुम तो मासूम हो, बहुत मासूम। अब जल्दी से अपना गुस्सा साइड में रखो और दरवाज़ा खोलो। पंखुड़ी एक बार फिर से नाराज़गी भरे लहजे में बोली, मैंने कह दिया ना, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी तो नहीं खोलूँगी। मैं जानती हूँ अगर मैंने दरवाज़ा खोल दिया तो आप मुझे तुरंत अपनी गोद में उठा लोगे, प्यारी प्यारी बातें करोगे, और उन मीठी मीठी बातों में मैं तुरंत फंस जाऊँगी। इसलिए ना मैं दरवाज़ा खोलूँगी, ना ही मैं बाहर आऊँगी, और ना ही आप मुझे अपनी बातों के जाल में फंसा पाओगे। फ्रांस अब तो दंग रह गया था। सच में उसकी मासूम सी बीवी थोड़ी चालाक होने लगी थी। वो तुरंत बोला, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जो तुम अपना दिमाग चलाने लगी हो ना रोज पीटल, ये बहुत गलत है। तुम मुझे मासूम सी झल्ली सी अच्छी लगती हो। पंखुड़ी झट से बोली, हाँ हाँ, आप तो यही चाहते हैं कि मैं हमेशा ऐसे बेवकूफ़ रहूं, ताकि आप मेरा यूं ही फ़ायदा उठाते रहें, मुझे पागल बनाते रहें। लेकिन अब मैं और भी ज़्यादा चालाक बनूंगी। देखना, मैं चालाक बनने की क्लासेस ज्वाइन करूंगी। मुझे पता है ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, जिसमें लोगों को चालाक बनना सिखाया जाता है। उसकी बात सुनते हुए फ्रांस ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया, क्योंकि अभी तक उसने तो ऐसे किसी क्लास के बारे में नहीं सुना था। वो अब उसे प्यार से समझाते हुए बोला, ओके फाइन, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ऐसी क्लास ज्वाइन करने में हेल्प भी कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें दरवाज़ा खोलना होगा। बिना दरवाज़ा खोले मैं तुमसे कैसे ही बात करूं रोज पीटल, प्लीज़ बात मान जाओ ना, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो जान, मैं तो तुम्हारी जान हूँ ना, तुम मुझे कैसे तड़पा सकती हो?
पंखुड़ी तुरंत बोली, तो आप भी तो मुझे प्यार करते हो ना, तो आप मुझे कैसे रुला सकते हो? उसके इस सवाल पर प्रांस को सच में बहुत बुरा लगा। उसे पंखुड़ी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो अब अपनी गर्दन पर उंगलियां रखकर चिकोटी काटते हुए बोला, ये देखो, जैसे तुम कसम खाती हो वैसे मैं भी कसम खा रहा हूँ। मैं आइंदा कभी ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। तुम्हें यकीन नहीं तो तुम बेशक से दरवाज़ा खोल कर देख लो। मैं सच में कसम खा रहा हूँ। उसकी बात पर पंखुड़ी ने हल्का सा दरवाज़ा खोला और बाहर की तरफ झांक कर देखा। प्रांस ने सच में अपनी उंगलियां अपनी गर्दन पर रखी हुई थी। पंखुड़ी तुरंत बोली, मैं बाहर एक शर्त पर आऊँगी। प्रांस ने हैरानी से पूछा, मेरी जान, तुम कब से शर्त लगाने लगी? पंखुड़ी वो मासूमियत से बोली, जब से दिमाग चलने लगा। प्रांस उसे तिरछी नज़रों से देखते हुए बोला, फिर तो मुझे ये कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी रोज पीटल का इतना दिमाग चले ये मेरे लिए हानिकारक हो जाएगा। ये बोलकर उसने तुरंत पंखुड़ी का हाथ पकड़ा, उसे बाहर की तरफ खींच लिया। पंखुड़ी सीधा उसके सीने पर आकर गिरी। उसके दोनों हाथ प्रांस के कंधों पर थे। प्रांस ने उसकी कोरी कमर पर अपना हाथ घुमाया और बोला, वैसे तुम गुस्से में और भी ज़्यादा क्यूट लगती हो। पंखुड़ी ने अपना लोअर लिप हल्का सा अंदर की तरफ दबाया और बोली, छोड़िए मुझे। प्रांस ने उसकी कमर को और भी ज़्यादा कसकर दबाया और बोला, और अगर नहीं छोड़ा तो? पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली, मैं नाराज़ हूँ आपसे। प्रांस ने उसे घुमाया और सीधा बिस्तर पर ले गया। उसने उसे बिस्तर पर लेटाया और फिर उसके ऊपर झुककर सीधा उसके पेट को चूमने लगा। पंखुड़ी ने साड़ी पहनी हुई थी और उसका पेट पूरा बाहर की तरफ झांक रहा था। अब उसे प्रांस के होठ महसूस हो रहे थे और उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। भाड़ में गई नाराज़गी, यहाँ तो वो पूरा प्रांस की बाहों में पिघल रही थी। प्रांस ने यूं ही उसके पेट को तकरीबन 2 मिनट तक लगातार चूमा। वो जानता था कि ये पंखुड़ी का सबसे वीक पॉइंट है। यहाँ आकर तो पंखुड़ी पिघल ही जाएगी। प्रांस की हरकत पर पंखुड़ी की सांसों ने गहरा होना शुरू कर दिया था और अब प्रांस पंखुड़ी की गर्दन पर आ गया। पंखुड़ी ने उसके गाल पर अपना हाथ रख दिया। प्रांस उसकी कोरी गर्दन को चूमते हुए अब उसके चेहरे पर झुका और उसे हसरत भरी निगाहों से देखते हुए बोला, आई लव यू शान। पंखुड़ी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और बोली, मैं नाराज हूँ। प्रांस ने तुरंत पूछा, कैसे मानोगी? पंखुड़ी ने दूसरी तरफ देखते हुए ही कहा, मुझे नहीं पता। प्रांस ने अब अपना लोअर लिप हल्का सा अंदर की तरफ दबाया और बेहद मदहोशी भरी आवाज़ में बोला, लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। ये बोलकर उसने पंखुड़ी के चेहरे को अपनी तरफ घुमाया और फिर कुछ पल उसे बेहद प्यार से देखा और फिर उसके नाजुक से लबों को लॉक कर दिया। पंखुड़ी की उंगलियां उसके कंधों से होते हुए उसके सिर के पीछे आई और उसके सिर और उसकी गर्दन पर चलने लगी। प्रांस उसे बेहद प्यार से किस कर रहा था। पंखुड़ी अभी तक उससे नाराज थी, लेकिन अब प्रांस ने उससे किस करना शुरू किया तो उसने भी उसका रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। वो भी प्रांस को किस कर रही थी और फिर अचानक से दरवाज़ा नॉक हुआ। प्रांस के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। अभी तो उसने अपनी मासूम सी बीबी को पूरी तरह से मनाया भी नहीं था और किसी ने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया था। वो पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोला, 1 मिनट। पंखुड़ी ने कुछ नहीं कहा और प्रांस अब सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने एक सर्वेंट खड़ी थी। वो प्रांस की तरफ देखते हुए बोली, वो बड़ी मालकिन पूछ रही हैं कि उन्होंने पंखुड़ी के लिए स्पेशली छोले भटूरे बनाए हैं। क्या वो छोले भटूरे ऊपर भिजवाएं या फिर आप दोनों नीचे आएंगे? उसकी बात सुनकर प्रांस ने पलटकर पंखुड़ी की तरफ देखा ताकि उससे पूछ सके कि उसे छोले भटूरे कहाँ खाने हैं। उसने जैसे ही बेड की तरफ देखा तो पंखुड़ी वहाँ से गायब थी और तभी उसे वॉशरूम का दरवाज़ा एक बार फिर से बंद होने की आवाज़ आई। प्रांस हैरान रह गया। वो उस सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोला, अब तो ज़रूर खाए जाएंगे वो छोले भटूरे। माम को बोलो सिर्फ छोले भटूरे नहीं, खुद भी ऊपर हमारे रूम में आ जाएं। यह बोलकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और वापस वॉशरूम की तरफ आया। उसने दरवाज़ा नॉक किया और बोला, क्या है रोज पीटल, अभी तो तुम मान गई थी ना, तो अब तुम दोबारा वॉशरूम में? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही पंखुड़ी बोली, मैं इसीलिए बाहर नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे पता था कि आप मुझे अपनी बातों के जाल में फंसा लोगे। और देखा वही हुआ। और मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, आपने मुझे ज़रा सा टच किया और मैं पागल होने लगी। लेकिन अब मैं वापस यहाँ आ गई हूँ ना, और अब मैं ये दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खोलूँगी।
प्रांस उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। उसी वक्त रूम का दरवाज़ा खुला और पंखुड़ी को मनाने के लिए सृष्टि अंदर की तरफ आई। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें छोले भटूरे, अचार, प्याज और लस्सी का गिलास रखा हुआ था। प्रांस उसकी तरफ देखकर बड़बड़ाकर बोला, रूठा तो मैं भी 1000 बार हूँ आपसे मॉम, लेकिन कभी मेरी तो ऐसी खातिरदारी नहीं हुई। सृष्टि तुरंत बोली, तुम्हें और तुम्हारी बीबी में बस यही फ़र्क है कि उसे मनाने का मज़ा ही अलग है। और तुम कब से छोले भटूरे खाने लगे जो मैं तुम्हारे लिए छोले भटूरे लेकर आऊँ? प्रांस मुँह बनाते हुए बोला, लेकिन शादी के बाद से तो खाने लगा हूँ ना। सृष्टि हंसी और बोली, शादी के बाद तो बड़े बड़े बदल जाते हैं, फिर प्रांस राणा भी क्या ही चीज़ है। प्रांस ने अब उसे तिरछी नज़रों से देखा। सृष्टि ने तुरंत पूछा, वैसे पंखुड़ी है कहाँ पर? प्रांस ने सामने वॉशरूम की तरफ अपनी नज़रें घुमाई। सृष्टि ने खाना टेबल पर रखा और आकर बेड पर बैठ गई। वो पंखुड़ी का इंतज़ार कर रही थी। प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? सृष्टि झट से बोली, पंखुड़ी का इंतज़ार कर रही हूँ। प्रांस हंसा और बोला, मैं भी कर रहा हूँ पिछले आधे घंटे से, लेकिन वो बाहर नहीं आ रही। सृष्टि हैरानी से बोली, लेकिन क्यों? प्रांस ने अपने कंधे ऊपर की तरफ उठाए और बोला, पता नहीं, शायद उसका मन नहीं कर रहा। उसे वॉशरूम में रहने का मन कर रहा था तो वो वॉशरूम में शिफ्ट हो गई। सृष्टि के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ गए। वो मुंह बनाते हुए बोली, ये भला क्या बात हुई? कोई इंसान वॉशरूम में कैसे रह सकता है? प्रांस लंबी सी स्माइल के साथ बोला, आपकी बहू रानी रह सकती है। वो पंखुड़ी प्रांस राणा है, कुछ भी कर सकती है। सृष्टि ने अब वॉशरूम की तरफ देखा। वो तुरंत अपनी जगह से उठकर वॉशरूम के बाहर आकर खड़ी हुई और दरवाज़ा नॉक करते हुए बोली, पंखुड़ी तुम अंदर हो क्या? पंखुड़ी झट से बोली, हाँ अंदर हूँ और हमेशा अंदर ही रहूँगी। और अभी अभी जो मैंने आपको जवाब दिया है वो मैं बोल बेशक से रही हूँ, लेकिन मैं आपसे नहीं बोल रही हूँ, बस खुद से ही बोल रही हूँ। आप कहीं ये मत समझ लेना कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। आपसे तो अब मुझे कभी बात नहीं करनी। सृष्टि उसकी बात पर हंसी और बोली, ये कैसी बात हुई भला? पंखुड़ी तुम वॉशरूम में क्यों हो बेटा? प्रांस बता रहा है कि तुम पिछले आधे घंटे से वॉशरूम में हो। ये कोई बात नहीं होती बेटा, तुम वॉशरूम से बाहर आओ, अंदर तुम्हें घुटन हो रही होगी। पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली, मैंने एसी चला रखा है और ये बात भी मैंने आपको नहीं कही, खुद को कही है। आप किसी गलतफहमी में मत रहिएगा। उसकी बात पर अब सृष्टि एक बार फिर से हंसी। उसने पलटकर प्रांस की तरफ देखा और बोली, मिली तो तुम्हें नमूनी ही है। प्रांस अपनी आईब्रो ऊपर की तरफ उठाकर बोला, खबरदार अगर आपने मेरी बीबी के बारे में कुछ भी कहा तो। सृष्टि भी एटीट्यूड दिखाते हुए बोली, तुम्हारी बीबी से ज़्यादा वो मेरी बहू रानी है, मेरी प्यारी बहू रानी। देखना अब वो कैसे मेरी बात मानेगी। मैं उसे कहूँगी कि वॉशरूम का दरवाज़ा खोलो तो वो वॉशरूम का दरवाज़ा खोलेगी और फिर आकर सीधा मेरे गले से लग जाएगी, है ना पंखुड़ी? पंखुड़ी झट से बोली, हाँ हाँ, मैं तो बेवकूफ़ हूँ। मेरा कौन सा दिमाग चलता है कि ये सब आपकी प्लाटिंग ही है। आप जानबूझकर लड़ाई कर रहे हो ताकि आपकी लड़ाई देखकर मैं बाहर आ जाऊँ। लेकिन अब मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ सासू माँ, अब मेरा दिमाग चलने लगा है। अब मैं आपकी बातों में नहीं आऊँगी। आप तो बोलती हो कि आप सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे करती हो, लेकिन आप तो सबसे ज़्यादा प्यार अभी भी ससुर जी से करती हो। उनके झूठ में उनका साथ देती हो। सृष्टि तुरंत बोली, गलती हो गई ना पंखुड़ी बेटा, प्लीज़ लास्ट बार माफ़ कर दो। आइंदा मैं कभी तुम्हारे ससुर जी का साथ नहीं दूंगी। तुम जो कहोगी मैं करूँगी। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे ससुर जी को डिवोर्स दे दूँ तो बेशक से तुम हम दोनों के डिवोर्स पेपर बनवा दो, मैं उन्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर अब पंखुड़ी ने अपने लोअर लिप को हल्का सा अंदर की तरफ दबा दिया। उसके ससुर जी ने उसे परेशान किया था तो अब उसे बदला तो सिर्फ अपने ससुर जी से लेना चाहिए था। वो तुरंत बोली, पक्का आप डिवोर्स पेपर पर साइन करेंगी? सृष्टि की आंखें हैरत में फैल गई। उसने तो यूं ही ये बात बोल दी थी, लेकिन अब उसे क्या पता था कि पंखुड़ी सच में उसका और प्रलय का डिवोर्स करवा देगी। लेकिन अब वो मना भी नहीं कर सकती थी। मुश्किल से तो पंखुड़ी वॉशरूम से बाहर आने के लिए मानी थी। वो तुरंत बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी ये बात मानने के लिए तैयार हूँ। मैं डिस्ट्रॉयर को डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात पर प्रांस के होश उड़ गए। सृष्टि ने आज तक प्रांस आश्रय प्रतीक्षा के लिए भी प्रलय को नहीं छोड़ा था। छोड़ना तो दूर की बात, उसने उन तीनों के लिए 1 मिनट के लिए भी प्रलय से अपना ध्यान नहीं हटाया था। और अब सीधा डिवोर्स।
अब तो उसे डर लगने लगा था कि कहीं किसी दिन पंखुड़ी ये ना बोल दे कि वो अपनी सासू माँ से तभी बात करेगी जब उसकी सासू माँ अपने तीनों बच्चों को भी घर से बाहर निकाल देंगी। और सृष्टि सच में पंखुड़ी के लिए ये भी कर सकती थी। पंखुड़ी ने अब वॉशरूम का दरवाज़ा खोला और बाहर की तरफ आई। सृष्टि ने एक गहरी सांस ली और बोली, थैंक गॉड तुम बाहर तो आई। देखो क्या हाल कर लिया तुमने कहा था कि तुमने एसी चला रखा है, लेकिन देखो फिर भी तुम्हारे चेहरे पर पसीना झलक रहा है। पंखुड़ी तुरंत बोली, आप मुझे वापस बातों में मत उलझाइए सासू माँ, पहले आप मुझे ये बताइए कि आप अपनी बात से मुकरेंगी तो नहीं ना। सृष्टि के चेहरे का रंग एक पल के लिए फिर से उड़ गया था। पंखुड़ी को बातों में उलझाना बहुत ज़्यादा आसान था, लेकिन आज तो पंखुड़ी एक बात पर अड़कर बैठ गई थी। अब उसके पास भी हाँ करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। अब पंखुड़ी मुस्कुराई और बोली, आप मेरी प्यारी सासू माँ हो। ये बोलकर उसने सृष्टि के गाल को चूम लिया और अब वो प्रांस के सामने आकर खड़ी हुई। प्रांस तो पहले ही उसे हैरानी से देख रहा था। वो पूरी दुनिया से जीतने का दम रखता था, लेकिन कब उसकी बीवी उसे ही हरा दे, अब ये डर उसके दिल में बैठता जा रहा था। पंखुड़ी प्रांस की तरफ देखते हुए बोली, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूं, आपकी प्यारी प्यारी बीवी बनकर आपके साथ रहूं, आपको कहीं छोड़कर ना जाऊं, तो आपको मेरा एक काम करना होगा। प्रांस ने हारने के डर से पूछा, क्या? पंखुड़ी तुरंत बोली, सासू माँ और ससुर जी के डिवोर्स पेपर बनवाने होंगे, और वो भी अभी इसी वक्त। मुझे नहीं पता, आधे घंटे के अंदर अंदर मुझे इन दोनों के डिवोर्स पेपर चाहिए, वरना उनके रहने दीजिएगा, हमारे बनवा लीजिएगा। और सासू माँ, आप मेरे लिए छोले भटूरे लाई हैं। ये बोलते हुए उसने सृष्टि की तरफ देखा। सृष्टि ने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया। पंखुड़ी मुस्कुराकर बोली, आप सच में बहुत अच्छी हैं सासू माँ, थैंक यू सो मच। ये बोलकर वो जाकर सोफे पर बैठ गई और छोले भटूरे खाने लगी। प्रांस और सृष्टि दोनों के होश उड़े हुए थे। सृष्टि प्रांस की तरफ देख रही थी और प्रांस सृष्टि की तरफ। पंखुड़ी एक बार फिर से अचार छांटते हुए बोली, जान आपका वक्त शुरू हो चुका है। मैंने सिर्फ आपको आधा घंटा दिया है, वरना आधे घंटे बाद में मैं ग्रोवर मेंशन चली जाऊंगी। फिर आप बेशक से कुछ भी कीजिएगा, लेकिन मैं वहां से वापस नहीं आऊंगी। प्रांस बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाया। सृष्टि बड़बड़ाते हुए बोली, इससे पहले कि मेरे पति के साथ मेरा तलाक हो, कम से कम एक बार तो उनसे थोड़ा सा प्यार कर लूं। यह बोलकर अब वो बाहर की तरफ जाने लगी। तभी पंखुड़ी उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप कहाँ जा रही हैं सासू माँ? सृष्टि ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बोली, कहीं नहीं बेटा, बस नीचे जा रही थी। पंखुड़ी तुरंत बोली, इधर आइए ना सासू माँ, मेरे साथ बैठिए, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाइए ना, मुझे आपके हाथों से खाना खाना है। सृष्टि अब एक बार फिर से दंग रह गई। प्रांस को उसकी सिचुएशन पर हंसी आ रही थी। वो अपनी जगह से उठा और बाहर की तरफ जाने लगा, लेकिन फिर सृष्टि के पास रुका और बोला, डाइवोर्स पेपर में एल्यूमिनी भी लिखवानी है क्या? पर डैड के नाम पर तो कुछ है ही नहीं, वो आपको क्या ही देंगे, बल्कि आपके नाम पर सब कुछ है, तो क्या आप डैड को एल्यूमिनी देंगी? सृष्टि उसकी तरफ देखती रह गई और प्रांस चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट लिए अब बाहर की तरफ चला गया। प्रांस के जाने के बाद अब सृष्टि पंखुड़ी के साथ आकर बैठी और उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। पंखुड़ी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और सृष्टि के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी, लेकिन वो मुस्कुराहट रियल कहीं से भी नहीं थी। वो तो ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि जब प्रलय को पता चलेगा कि वो पंखुड़ी के लिए उसे डिवोर्स दे रही है तो वो क्या कोहराम मचाएगा। लेकिन वो भी बोल देगी कि ये सब कुछ उसकी वजह से ही तो हुआ है। अगर वो पंखुड़ी को परेशान नहीं करता तो पंखुड़ी नाराज नहीं होती, और उसे मनाने के लिए सृष्टि को उसकी और प्रलय के डिवोर्स के बारे में नहीं बोलना पड़ता। वहीं प्रलय जो नीचे अपने रूम में था, वो सृष्टि का इंतजार कर रहा था। जब सृष्टि काफ़ी टाइम तक नहीं आई तो उसने अब अपना फ़ोन लिया और सृष्टि को कॉल किया, लेकिन सृष्टि का फ़ोन वहीं साइड टेबल पर बजा, तो अब उसने अपना फ़ोन भी साइड में रख दिया। वो मुंह बनाते हुए बोला, पक्का यूनिवर्स उस भिंडी सी को मनाने में लगी होंगी। मनाओ मनाओ, उसे मनाओ, मैं तो उसे नहीं मनाने वाला। मैंने अकेले ने तो उसे परेशान नहीं किया ना, वो भी तो मेरे को परेशान करती है, तब तो किसी को दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर इस भिंडी सी ने अब कोई प्रॉब्लम क्रिएट की ना, तो मैं इसे छोड़ने नहीं वाला। मैं इसे बता ही दूंगा कि असली ससुर जी होते क्या हैं। अगर इसे जी ससुर जी कहने पर नहीं लगवा दिया ना, तो मैं भी प्रलय राणा नहीं।
वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी को सोए हुए लगभग 20 से 25 मिनट हो गए थे। सृष्टि इंतजार कर रही थी कि कब वो गहरी नींद में सोए और सृष्टि उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर रूम से बाहर जा सके। लेकिन जब भी सृष्टि हल्का सा अपना हाथ अपनी तरफ खींचती, पंखुड़ी कसमसाने लगती। इसलिए अब सृष्टि ने अपना हाथ पीछे खींचना ही बंद कर दिया था। वो बस यूं ही पंखुड़ी के पास बैठी थी और फिर पंखुड़ी ने तकरीबन 10 मिनट बाद अपनी आंखें खोली और बिस्तर पर उठकर बैठी। वो अंगड़ाई लेते हुए बोली, गुड मॉर्निंग सासू माँ। सृष्टि मुस्कुराई और बोली, गुड मॉर्निंग बेटा। पंखुड़ी ने अब तुरंत पूछा, जान वापस नहीं आए क्या? सृष्टि ने अपना चेहरा नामे हिलाया। पंखुड़ी ने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और प्रांस को कॉल लगा दिया। सृष्टि बड़बड़ाते हुए बोली, ये तो आज पक्का डिवोर्स करवा कर ही मानेगी। डिवोर्स का तो पता नहीं, लेकिन अगर डिस्ट्रॉयर ने डिवोर्स का नाम भी सुना तो वो मेरी जान ही ले लेंगे। हे भगवान, मुझे इन दोनों पागल बहू और ससुर जी से बचा लो। कसम से बता रही हूँ, पूरे 101 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगी। ये बोलते हुए उसने अपने माथे पर अपना हाथ रखकर अपनी गर्दन पर लगाया। वहीं पंखुड़ी फ़ोन पर प्रांस से बात कर रही थी और प्रांस भी कम नहीं था। उसने सच में सृष्टि और प्रलय के डिवोर्स पेपर बनवा दिए थे। भला उन दोनों के डिवोर्स के ऊपर वो अपनी हॉस्पिटल को नाराज कैसे कर सकता था? पंखुड़ी ने सृष्टि की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, बस 5 मिनट में आ रहे हैं जान। हम एक काम करते हैं, हम दोनों भी नीचे चलते हैं। मैं वहीं पर ससुर जी से डिवोर्स पेपर साइन करवा लूँगी। सृष्टि तुरंत बोली, लेकिन डिस्ट्रॉयर डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं करेंगे बेटा, वो मुझे डिवोर्स नहीं देंगे। पंखुड़ी बिस्तर से उठते हुए बोली, उसकी फिक्र आप मत कीजिए सासू माँ, क्योंकि मुझे पता है मुझसे ससुर जी से साइन कैसे करवाने हैं। उनको क्या लगता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करते तो घर में कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। आज तो पता चल ही जाएगा कि आप किससे ज़्यादा प्यार करती हैं, मुझसे या ससुर जी से। ये बोलते हुए उसने अपने सीने पर अपना हाथ रखा और फिर रूम से बाहर की तरफ निकल गई। सृष्टि ने अपना माथा पीट लिया। वो भी पंखुड़ी के पीछे पीछे बाहर की तरफ आई। पंखुड़ी सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आ रही थी। उसी वक्त प्रांस बाहर से अंदर की तरफ आया। उसके हाथ में डाइवोर्स पेपर थे। प्रांस ने उसे वो डाइवोर्स पेपर दिए और बोला, वैसे तुम इन पर डैड के साइन कैसे करवाओगी हॉस्पिटल? पंखुड़ी हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, आप बस 5 मिनट रुकिए, मैं आपको इन पेपर्स पर ससुर जी के साइन लेकर दिखाती हूँ। ये बोलकर उसने उन पेपर को लिया और फिर सामने कैबिनेट की तरफ चली गई। उसने वहाँ पर कुछ किया और फिर सारे पेपर्स लेकर अब वो प्रलय के रूम में चली गई थी। सृष्टि का तो दिल कांप रहा था। वो प्रांस के सामने आकर खड़ी हुई और बोली, तो आखिर आज तुमने अपने डैड से बदला ले ही लिया। प्रांस मुस्कुराया और बोला, मुझे किसी महानुभाव ने कहा था कि अगर मौका मिले तो मौका छोड़ना नहीं चाहिए, तो बस मौके पर चौका मार दिया मैंने। और वैसे भी मैंने खुद से तो कुछ नहीं किया ना। आपकी प्यारी बहू रानी ने भी जो किया वो किया, तो फिर अब आप मुझ पर क्यों ब्लेम कर रही हैं? आप ही हैं जिन्होंने उसे सिर पर चढ़ाया है। अब वो नाच रही है तो इसमें मेरी क्या गलती? सृष्टि मुँह बनाते हुए बोली, तुम दुनिया की वो पहले औलाद हो जो अपने मॉम डैड के डिवोर्स पर खुश हो रहे हो। प्रांस हंसा और बोला, मैं तो पार्टी देने के बारे में सोच रहा हूँ। अभी जस्ट मैं केक ही ऑर्डर करने वाला था। अगर आपकी कोई चॉइस है तो बता दीजिए, मैं आपकी चॉइस से ऑर्डर कर दूंगा। वैसे भी डैड से ज़्यादा मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। सृष्टि ने अब उसे और भी ज़्यादा गुस्से से देखा। वहीं पंखुड़ी प्रलय के रूम में आई। प्रलय आराम से बेड पर बैठा था। जैसे ही रूम का दरवाज़ा खुला उसे लगा सृष्टि आई है। वो तुरंत बोला, आ गई तुम? उस भिंडी सी को मनाकर ज़रूर उसने नखरे दिखाए होंगे। ये बोलते बोलते वो चुप हो गया था। जब उसकी नज़र सामने पंखुड़ी पर गई वो तुरंत बोला, तुम यहाँ? पंखुड़ी उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ ससुर जी, और आप हैं कि आप अभी भी मेरे बारे में नहीं सोच रहे हैं कि मुझे कितना हर्ट हुआ। बल्कि आप तो सासू माँ को भी रोक रहे हैं कि वो मुझे मनाने क्यों गई। ये तो बहुत गलत बात है ससुर जी। प्रलय तुरंत बोला, देखो मेरा वो मतलब नहीं था। पंखुड़ी भी तुरंत बोली, आपका जो भी मतलब था वो रहने दीजिए ससुर जी। मैं आपसे यहाँ एक पेपर पर साइन करवाने आई हूँ। उस पेपर पर लिखा है कि अब से आप मुझे ज़रा सा भी परेशान नहीं करेंगे। अगर आपने मुझे परेशान किया तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँगी। क्या आप उस पेपर पर साइन कर सकते हैं?
प्रलय उसे अजीब सी नज़रों से देख रहा था। वो अपना सर हाँ में हिलाकर बोला, ठीक है कर दूंगा, लेकिन तुम्हें भी एक पेपर पर साइन करना पड़ेगा कि अगर तुमने मुझे परेशान किया तो मैं खुद तुम्हें फ्रांस के साथ यहाँ से कहीं और शिफ्ट करवा दूंगा। तुम भी मुझे परेशान बहुत करती हो। कोई मासूम नहीं हो तुम, तुम्हारा भी दिमाग आजकल बहुत चलने लगा है। बताया मुझे डॉक्टर ने कैसे उसने तुम्हें ट्रिक सिखाई और तुमने तुरंत उस ट्रिक को मान भी लिया। पंखुड़ी ने अब अपने हाथ में पकड़े हुए पेपर उसकी तरफ बढ़ा दिए और बोली, साइन कर दीजिए। प्रलय भी जल्दी से बोला, जाओ उस कैबिनेट में से डॉक्यूमेंट लेकर आओ, मैं भी तुमसे साइन करवाऊंगा, और वो भी अभी इसी वक्त। पंखुड़ी ने तुरंत उसकी बात मान ली और सामने कैबिनेट की तरफ चली गई। वो वहां से एक ब्लैंक पेपर लेकर आई और उसने वो पेपर प्रलय को दे दिया। प्रलय ने तुरंत उस पर स्टेटमेंट लिखे कि पंखुड़ी फ्रांस राणा आज से उसे परेशान नहीं करेगी, और अगर उसने ऐसा किया तो प्रलय उसे वहां से कहीं और शिफ्ट कर देगा। वो स्टेटमेंट लिखने के बाद उसने वो पेपर वापस पंखुड़ी को दे दिया और खुद पंखुड़ी के पेपर पर साइन करने लगा। उसे दूर दूर तक ये अंदाज़ा नहीं था कि उसके सामने मासूम सा चेहरा बनाकर खड़ी पंखुड़ी के पेपर्स में क्या क्या लिखा है। उसने बस ऊपर वाला पेपर चेक किया और फिर यूं ही सब पर साइन कर दिए। पंखुड़ी ने भी उसके पेपर पर साइन किया और फिर वो पेपर उसे वापस दे दिया और अपने पेपर भी उससे वापस ले लिए। पंखुड़ी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसने पलटकर प्रलय की तरफ देखा और बोली, ससुर जी, सासू माँ सिर्फ मेरी हैं। प्रलय व्यंग से हंसा और बोला, सिर्फ ख्वाबों में बीबी मेरी है तो वो खुद भी सिर्फ मेरी हुई। पंखुड़ी एक बार फिर से मुस्कुराई और बाहर की तरफ आ गई। फ्रांस और सृष्टि बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। अब तक आश्रय और पंक्ति भी वहां पर पहुंच चुके थे और रागिनी भी। हार्दिक वापस बेंगलुरु के लिए निकल गया था। आश्रय, पंक्ति और रागिनी फ्रांस और सृष्टि की तरफ देख रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आखिर उनके चेहरे पर जो एक्साइटमेंट नजर आ रही है वो किस चीज की है। पंखुड़ी बाहर आई तो फ्रांस और सृष्टि दोनों उसके पास गए। फ्रांस तुरंत बोला, आई डोंट थिंक सो, डैड ने डिवोर्स पेपर पर साइन किया होगा। पंखुड़ी ने डिवोर्स पेपर उसके सामने बढ़ा दिए। सृष्टि ने जैसे ही उन पेपर्स को देखा उसके होश उड़ गए। अब वो हैरानी से पंखुड़ी की तरफ देख रही थी। पंखुड़ी हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, अब आप सिर्फ मेरी हैं सासू माँ। अब आपका ससुर जी से डिवोर्स हो चुका है, अब उनका आप पर कोई हक नहीं है। अब आप सिर्फ और सिर्फ मेरी हैं। ये बोलते हुए उसकी वो स्माइल और भी ज़्यादा लंबी हो गई थी। फ्रांस ने उन पेपर्स को अपने हाथ में लिया और हैरानी से उन पेपर्स की तरफ देखने लगा। अब उसे खुद के लिए डर लगने लगा था कि कहीं गलती से वो ऐसे किसी पेपर पर साइन ना कर दे। अगर पंखुड़ी प्रलय से साइन करवा सकती है तो वो उससे भी करवा सकती है, लेकिन प्रलय ने साइन किए तो किए कैसे? पंखुड़ी फ्रांस की तरफ देखते हुए बोली, वैसे मुझे डिवोर्स के बारे में ज़्यादा तो नहीं पता जान, लेकिन इतना पता है कि इन पेपर्स को कहीं पर सबमिट करवाना होता है ना। फ्रांस ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। पंखुड़ी ने उन पेपर को अपने हाथ में लिया और बोली, लेकिन ये मैं आपको सबमिट करने के लिए नहीं दूंगी, क्योंकि आप भी तो ससुर जी का साथ ही देते हो। अगर आपने मुझे डबल क्रॉस कर दिया तो इसे मैं खुद से सबमिट करवाऊंगी। आप बस मुझे बता दीजिए कि इसे सबमिट कहाँ करवाना है। उसकी बात पर फ्रांस ने सृष्टि की तरफ देखा। सृष्टि ने तुरंत अपना चेहरा ना में हिलाया। पंखुड़ी जल्दी से बोली, क्या हुआ सासू माँ, अब ना क्यों बोल रही हो? तभी प्रलय बाहर की तरफ आया। वो ऐसे चल रहा था जैसे कोई शेर चल रहा हो। उसके हाथ में वो पेपर थे जिन पर पंखुड़ी ने साइन किए थे। वो बड़े एटीट्यूड के साथ बोला, अब अगर तुमने ज़रा सी भी गलती की तो तुम सीधा इस घर से बाहर हो जाओगी। पंखुड़ी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, सॉरी ससुर जी, लेकिन आपका ये ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा, क्योंकि इस भिंडी को आप इस घर से बाहर नहीं निकाल सकते और एडजस्ट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने एडजस्ट नहीं किया तो घर से बाहर आप जाओगे। प्रलय उसे घूरते हुए बोला, तुम मुझे इस घर से जाने के लिए बोल रही हो? मैं प्रलय राणा अपने ही घर से बाहर जाऊंगा? उन दोनों की नोकझोंक सुनकर सब घर वालों के होश उड़े हुए थे। सृष्टि ने तो अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया था। पंखुड़ी तुरंत बोली, जी ससुर जी, मैं आपको ही इस घर से बाहर जाने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि ये घर सासू माँ का है। अगर आपने मेरी सासू माँ की प्यारी बहू रानी यानी कि मुझे जरा सा भी परेशान किया तो सासू माँ यहाँ से आपको आउट कर देंगे। प्रलय व्यंग से मुस्कुराया और बोला,
मतलब मेरी बीबी तुम्हारे लिए मुझे इस घर से बाहर निकालेगी? पंखुड़ी ने अपना चेहरा नामे हिलाया और बोली, पहले वो आपकी बीबी थी, लेकिन अब वो आपकी बीबी नहीं है, अब वो सिर्फ मेरी सासू माँ है। मैंने अभी अभी आप दोनों का डिवोर्स करवा दिया है। ये बोलते हुए वो लंबी सी स्माइल के साथ प्रलय की तरफ देख रही थी। प्रलय हंसते हुए बोला, मुझे लगता है तुम्हारी आज की नींद पूरी नहीं हुई। एक काम करो प्रांस, इसे अपने कमरे में लेकर जाओ और अच्छे से सुलाओ, नहीं तो ये 5-10 मिनट बाद ही बेहोश ना हो जाए। प्रांस उसे देखते हुए बोला, होश तो फिलहाल आपके उड़ने वाले हैं डैड। प्रलय उसे तिरछी नज़रों से देखते हुए बोला, मतलब क्या है तुम्हारा? प्रांस तुरंत बोला, क्योंकि पंखुड़ी झूठ नहीं बोल रही है, उसने अभी अभी आपका और मॉम का डिवोर्स करवाया है। प्रलय अब एक बार फिर से बोला, लगता है दोनों पति पत्नी पागल हो गए हो। कोई बात नहीं, मैं अभी डॉक्टर से तुम दोनों के लिए अपॉइंटमेंट बुक करवाता हूँ। तुम दोनों को डॉक्टर के पास भेजकर मैं खुद अपनी बीबी के साथ घूमने जाऊंगा। मैं भी देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। जैसे ही उसने कहा, पंखुड़ी अब सृष्टि के सामने आकर रुक गई और बोली, खबरदार, अगर आपने मेरी सासू माँ की तरफ अब नज़र उठाकर भी देखा, अब सासू माँ सिर्फ मेरी हैं और ये रहे आप दोनों के डिवोर्स पेपर, जिन पर आपने अभी अभी साइन किया है। ये बोलकर उसने अपने हाथ में पकड़े हुए डिवोर्स पेपर प्रलय के सामने लहराए। प्रलय ने कुछ पल तो उन पेपर को देखा और फिर अगले ही पल उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस जैसे थे जैसे बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा हो, इसी मंगल भवन मंगलहारी। उसने तुरंत उन पेपर्स को पकड़ना चाहा, लेकिन पंखुड़ी ने जल्दी से अपना हाथ पीछे की तरफ कर लिया और बड़ी ही अदा से बोली, वैसे तो मैंने सोचा था कि ये डिवोर्स पेपर मैं बाद में सबमिट करवाऊंगी, लेकिन अब आपकी बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि मुझे और इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जल्दी से जल्दी इन पेपर्स को सबमिट करवा देना चाहिए ताकि आप दोनों का डिवोर्स अच्छे से हो जाए। प्रलय हड़बड़ाकर बोला, ये कब हुआ? मैंने इस पेपर पर साइन कब किए? तो तुमने मेरे साथ धोखा किया। तुम तो मेरे पास डील लेकर आई थी ना, तुम मुझे परेशान नहीं करोगी और मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। तो फिर ये डिवोर्स पेपर कहाँ से आए? पंखुड़ी हंसी और बोली, मैंने आपको कहा था ना ससुर जी, अब मैं मासूम नहीं रही। आप लोग मेरी मासूमियत का फ़ायदा उठाते हो ना, तो अब मैंने चालाक बनना सीख लिया है। अब मैं एक एक को अच्छे से देखूंगी। अब कोई मुझे परेशान करके दिखाए, अगर मैंने उसकी पुंगी नहीं बजा दी ना, तो मैं भी पंखुड़ी प्रांस राणा नहीं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस तो था ही, साथ में मासूमियत भी थी। सृष्टि को अब तक तो खुद पर तरस आ रहा था कि बिना पति से लड़े ही वो अपने पति से डिवोर्स ले लिया, लेकिन अब उसे पंखुड़ी पर हंसी आ रही थी। प्रलय उसे घूरते हुए बोला, तुम हंस क्या रही हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इन डिवोर्स पेपर पर साइन करने की? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा? अभी इसी वक्त मुझे इस भिंडी से ये डिवोर्स पेपर लेकर दो, वरना आज अगर मैंने इसे एक्स्ट्रा फाई नहीं कर दिया ना, तो मैं भी प्रलय राणा नहीं। पंखुड़ी भी जल्दी से बोली, एक बार मुझे कढ़ाई में डालिए तो सही ससुर जी। अगर सासू माँ ने सीधा आपको इस घर से बाहर नहीं निकाल दिया तो मैं भी क्या नहीं, क्या पंखुड़ी प्रांस राणा नहीं। प्रलय ने अपना माथा पीटा और बोला, पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने तुमसे पंगा लिया। पहले तुम्हारा पति कम था क्या, जो अब तुम भी मेरी बैंड बजाने पर तुली हुई हो? पंखुड़ी तुरंत रोब दिखाते हुए बोली, देखिए ससुर जी, आपको जिसे जो कहना है आप कह सकते हैं, लेकिन मेरी जान और मेरी सासू माँ को कुछ भी मत कहिएगा, वरना मैं अभी इसी वक्त ये डिवोर्स पेपर सबमिट करवाने जाऊंगी। प्रलय मुँह बनाते हुए बोला, और मैं तुम्हारी चोटी खींच दूंगा। प्रांस के साथ साथ अब बाकी सबको भी उन दोनों पर हंसी आ रही थी। अब तो प्रलय और पंखुड़ी की लड़ाई उन लोगों के एंटरटेनमेंट का हिस्सा बन गई थी। ऐसा मज़ा तो उन्हें किसी मूवी या वेब सीरीज़ देखने में भी नहीं आता था जो उन दोनों की लड़ाई देखने में आता था। प्रलय अब सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, तुम मुझे इससे डिवोर्स पेपर लेकर दे रही हो या नहीं यूनिवर्स, या फिर तुम सच में चाहती हो कि ये प्रलय राणा कोई प्रलय लेकर आए? सृष्टि अपनी उंगलियां आपस में उलझाते हुए बोली, देखिए डिस्ट्रॉयर, अब आपने पंखुड़ी के साथ जो कुछ किया था उसके बाद पंखुड़ी का पूरा हक बनता है आपको पनिशमेंट देने का, और अगर वो पनिशमेंट में आपका और मेरा डिवोर्स करवा रही है तो मैं कैसे कुछ कह सकती हूँ? अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है तो आपको पंखुड़ी के साथ वो सब करना ही नहीं चाहिए था। प्रलय अपनी कमर पर अपना हाथ रखकर बोला, मतलब अब मेरी बीबी भी मेरी नहीं रही। इस चुईया ने मेरे बिल में घुसकर मुझे मेरी बीबी से अलग कर दिया, जो कोई नहीं कर सका।
वो इस भिंडी ने कर दिया, इसका तो अब मैं भिंडी फ्राई बनाता हूँ। पंखुड़ी पीछे की तरफ बढ़ते हुए बोली, देखिए ससुर जी, जबरदस्ती तो कीजिएगा मत, वरना मैं रो दूंगी। प्रलय अपनी शर्ट के कफ ऊपर की तरफ करते हुए बोला, तुम तो रुको, तुम्हें तो मैं रुलाता हूँ। पंखुड़ी झट से बोली, मतलब आप नहीं मानेंगे तो मैं चली इन डिवोर्स पेपर को सबमिट करवाने। ये बोलकर वो तुरंत बाहर की तरफ जाने लगी। प्रलय झट से बोला, अरे रुक जा मेरी माँ, क्यों मेरी इज्जत का मोमोज बनाने में लगी हुई हो। पंखुड़ी वैसे तो बेशक नहीं रुकती, लेकिन मोमोज सुनकर उसके कदम एकदम से रुक गए और उसने पलटकर प्रलय की तरफ देखा। प्रलय जो उसकी तरफ बढ़ रहा था, उसके कदम भी रुक गए और अब पंखुड़ी अपने होठों पर अपनी जीभ गोल गोल घुमाने लगी। प्रांस तुरंत उसके एक्सप्रेशन समझ गया था और अब उसे और भी ज़्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि अब प्रलय बुरी तरह से फंसने वाला था। जो प्रलय के साथ कोई नहीं कर पाया, वो पंखुड़ी करवाने वाली थी। आज तक प्रलय कभी किचन में नहीं गया था। बेशक से सृष्टि को पटाने के लिए उसने बहुत सारे चॉकलेट पराठे बनाए थे, लेकिन उसके बाद से तो उसने सृष्टि को कभी चाय का कप भी नहीं पिलाया। लेकिन आज वो बनाने वाला था अपनी बहू रानी के लिए स्पेशल मोमोज। अपनी और सृष्टि की शादी बचाने के लिए आज प्रलय राणा कुक बनने वाला था और उसे कुक बनाने वाली थी उसकी प्यारी बहू रानी पंखुड़ी। पंखुड़ी प्रलय की तरफ देखकर बेहद मासूमियत से बोली, वैसे ससुर जी, अगर आप चाहें तो मैं ये डिवोर्स कैंसिल भी करवा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। प्रलय उसके आगे हाथ जोड़ते हुए बोला, तू बता दे मेरी माँ, तुझे क्या चाहिए? बस सब करने को तैयार हूँ, पर मेरी बीवी को बख्श दे। ले देकर एक ही बीवी है मेरे पास, उससे भी तू डिवोर्स करवाने पर तुली हुई है। पंखुड़ी अब हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ ससुर जी। अगर आप मुझे वेज मोमोज और पनीर मोमोज बनाकर खिलाएंगे तो मैं ये डिवोर्स कैंसिल कर दूंगी। उसकी बात पर प्रलय के होश उड़ गए। वो तुरंत बोला, करवाना है डिवोर्स तो करवा दो, मैं नहीं बनाने वाला कोई मोमोज। वहाँ पर मैं तुम्हें मोमोज वाला नजर आता हूँ क्या? पंखुड़ी भी बड़े एटीट्यूड से बोली, तो ठीक है, जा रही हूँ मैं ये पेपर सबमिट करवाने। ये बोलकर अब वो बाहर की तरफ निकल गई और प्रलय तुरंत उसके पीछे पीछे भागा। पंखुड़ी आगे आगे थी और प्रलय उसके पीछे पीछे, और उन दोनों को देखते हुए अब बाकी सब भी उनके पीछे पीछे बाहर आ गए। प्रलय उसके सामने आकर खड़ा हुआ और अपने हाथ जोड़ते हुए बोला, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है मेरी माँ। इतना तो मैंने अपनी माँ के आगे अपने हाथ नहीं जोड़े जितना मैं तेरे आगे जोड़ चुका हूँ। आज तक किसी ने मुझे इतना परेशान नहीं किया जितने तुमने कर रखा है। चुपचाप मेरे डिवोर्स पेपर मुझे दो। पंखुड़ी तुरंत बोली, आप अभी भी मुझे अपना गुस्सा दिखा रहे हैं ससुर जी। पहले तो मैंने सोच लिया था कि ये डिवोर्स पेपर मैं आपको दे दूंगी अगर आप मुझे मोमोज बना कर देंगे तो, लेकिन अब तो मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगी। प्रलय एक बार फिर से उसके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, अच्छा ठीक है, अब ना मैं गुस्सा दिखाऊंगा, ना एटीट्यूड दिखाऊंगा, और ना ही मैं तुम्हारी बेइज्जती करूंगा। तुमने मुझसे मोमोज मांगे थे, मैं तुम्हें मोमोज खिलाने के लिए भी तैयार हूँ। तुम जहाँ से भी मोमोज मंगवाना चाहती हो मंगवा सकती हो। अगर मोमोज के साथ तुम्हें कुछ और भी मंगवाना है तो तुम वो भी मंगवा सकती हो, लेकिन पहले ये डिवोर्स पेपर मुझे दे दो। पंखुड़ी ने तुरंत उन डिवोर्स पेपर को अपने पीछे किया और बोली, नहीं, मुझे कहीं से मोमोज मंगवाने नहीं हैं। मुझे आपके हाथों से बने हुए मोमोज खाने हैं। अगर आप खिलाने को तैयार हैं तो ये डिवोर्स पेपर मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको मोमोज के साथ साथ अब मेरे लिए नूडल्स भी बनाने पड़ेंगे। मेरा नूडल्स खाने का भी मन कर रहा है। प्रलय दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें मैं चाइनीज फूड वाला लग रहा हूँ क्या? एक प्लेट मोमोज लगा दो, एक प्लेट नूडल्स लगा दो, ऐसे कौन करता है? चुपचाप मुझे ये डिवोर्स पेपर। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही पंखुड़ी बोली, आपके पास लास्ट मौका है ससुर जी, उसके बाद बेशक से आप मुझे जितना मर्जी रोकने की कोशिश कर लीजिएगा, लेकिन मैं रुकूंगी नहीं। फिर मुझे बेशक से अपने पति को बोलकर प्राइवेट जेट ही क्यों ना मंगवाना पड़े, मैं ये डिवोर्स पेपर तो सबमिट करवा कर रहूँगी। प्रलय अब खुद पर ही हंसा और बोला, यूनिवर्स कम थी क्या खून पीने के लिए जो अब ये भी आ गई? ये बोलकर उसने एक बार फिर से गहरी सांस ली और फिर उसके 5 मिनट बाद प्रलय किचन में खड़ा था और उसके एक हाथ में गाजर थी और एक हाथ में गाजर खींचने वाला। पंखुड़ी सामने काउंटर पर बैठी थी और डिवोर्स पेपर से हवा ले रही थी। दरवाजे पर पूरी फैमिली खड़ी थी और ये नज़ारा देख रही थी। अचानक से ही पंखुड़ी बोली,
वैसे आप चाहें तो एप्रन पहन सकते हैं ससुर जी, नहीं तो आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। प्रलय यूं ही अपने हाथ में गाजर लिए उसकी तरफ घुमा और बोला, और जो तुमने मेरी जिंदगी खराब कर रखी है उसका क्या? पंखुड़ी अपने कंधे हल्के से ऊपर की तरफ उठाकर बोली, मैंने क्या किया है? आपने ही मुझसे पंगा लिया था, मुझे हर्ट किया था। अब अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? प्रलय मुंह बनाते हुए बोला, अब तो अगर मेरा दोबारा एक्सीडेंट हुआ और मेरी कभी याददाश्त गई तो बेशक से मैं सबको भूल जाऊं, लेकिन तुम्हें नहीं भूलूंगा। पंखुड़ी झट से बोली, ऐसा मत कहिए ससुर जी, आपको कभी कुछ नहीं होगा। सब कहते हैं अगर भगवान से सच्चे दिल से कुछ मांगो तो भगवान ज़रूर देते हैं। मैं भगवान से आपके लिए लंबी सी उम्र मांगूंगी ताकि आप और सासू माँ हमेशा खुश रहो। उसकी इस बात पर प्रलय मुस्कुरा रहा था। बेशक से उसकी भिंडी सी उसे परेशान करे, लेकिन उसकी क्यूटनेस अव्वल दर्जे की थी और उसका दिल वो तो और भी ज़्यादा खूबसूरत था। पंखुड़ी एक बार फिर से बोली, बेशक से आपने मुझे रुलाया ससुर जी, आप सोच भी नहीं सकते मुझे कितनी तकलीफ हुई थी ये जानकर कि आप मुझे भूल गए। डैड तो घर पर हैं, अब मैं उनके साथ तो रहती नहीं हूँ, आपके साथ रहती हूँ। आप ही मेरे डैड हैं और आप मुझे भूल गए। अब मैं आपके बिना कैसे रहूँगी? ये सोच सोच कर मुझे बहुत रोना आ रहा था। ये बोलते हुए अब वो एक बार फिर से रो पड़ी। प्रलय ने अपनी जीभ को हल्का सा बाहर की तरफ निकाला और अपने होठों में दबा लिया। अब उसे अपनी गलती और भी ज़्यादा अच्छे से रियलाइज़ हो रही थी। पंखुड़ी अपने आंसू साफ करते हुए बोली, खैर कोई बात नहीं, अब आप मुझे मोमोज बनाकर खिला दीजिए, मैं वो बात भूल जाऊंगी। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय उसके बिल्कुल पास आया और उसके सामने कान पकड़कर खड़ा हो गया। सब लोग हैरानी से प्रलय की तरफ देख रहे थे। वो इंसान जिसे कभी किसी ने झुकते हुए नहीं देखा, वो इंसान पंखुड़ी के सामने झुक रहा था। उसने सच में अपने दोनों हाथों से अपने दोनों कानों को पकड़ा हुआ था। सृष्टि को तो पंखुड़ी से जलन महसूस हो रही थी। प्रलय आज तक कभी उसके सामने यूं खड़ा नहीं हुआ था। प्रलय पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोला, आई एम सो सॉरी, अगर मुझे पता होता कि तुम्हें इतना ज़्यादा हर्ट होगा तो मैं वो प्रैंक करता ही नहीं। लेकिन आई प्रॉमिस, आइंदा से मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा बच्चा। और अगर इसके बदले में तुम चाहती हो कि मैं कभी तुम्हें भिंडी कहकर ना बुलाऊं तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ। पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली, नहीं ससुर जी, ऐसा मत कीजिएगा। मुझे आपके मुँह से अपने लिए भिंडी सुनना पसंद है, लेकिन अगर आप कुछ कर सकते हैं तो एक चीज़ कर दीजिए, पंक्ति को भिंडी कहकर बुलाना बंद कर दीजिए। आपकी भिंडी सिर्फ मैं ही हूँ और कोई नहीं। पंक्ति तुरंत बोली, अब इसमें मेरी बात कहाँ से आ गई? आप दोनों की आपस में डील चल रही है तो उसमें मुझे क्यों घसीट रही हो आप? पंखुड़ी भाभी, कभी मैंने सासू माँ या ससुर जी को कहा है क्या कि वो आपको ये कहकर ना बुलाएं, वो कहकर ना बुलाएं, ऐसे पैम्पर ना करें, वैसे पैम्पर ना करें? तो फिर आप ससुर जी को मेरे बारे में क्यों रोक रही हो? खुद तो उनके हाथों से बने हुए मोमोज खा रही हो और मुझे उन्हें प्यार से कुछ बुलाने भी नहीं दे रही हो। सृष्टि ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोली, शांत हो जाओ पंक्ति, प्रेगनेंसी में इतना गुस्सा। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही पंक्ति बोली, तो आप देखिए ना सासू माँ, पंखुड़ी भाभी कैसे ससुर जी को मुझसे छीन रही हैं। आश्रय हैरानी से पंक्ति की तरफ देख रहा था। पंक्ति मुंह बनाते हुए बोली, मुझे नहीं पता, अब मैं भी नाराज़ हूँ और मैं मोमोज से नहीं मानने वाली। मैं नहीं खाती मोमोज, मुझे कुछ और बनाकर खिलाइए। और मैं तो प्रेग्नेंट भी हूँ तो मुझे तो क्रेविंग होती है और मुझे अब ससुर जी के हाथों से बनी हुई आइसक्रीम खानी है। और जब तक मुझे आइसक्रीम नहीं मिलेगी तब तक मैं नहीं मानूंगी, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, फिर बेशक से मुझे कितने दिन भूखा क्यों ना रहना पड़े। ये बोलते हुए उसने अपने पेट पर अपना हाथ रखा हुआ था। प्रलय जो अभी अभी पंखुड़ी के सामने झुका था, अब वो एक बार फिर से एटीट्यूड दिखाते हुए बोला, यार इन दोनों ने तो मुझे बावर्ची बना दिया है। घर में इतने सारे सर्वेंट हैं लेकिन वो इन्हें कुछ बनाकर खिलाए तो इनका मुंह बन जाता है। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, और मुझे इन्होंने हलवाई समझ लिया है। मैं क्या हलवाई दिखता हूँ? प्रांस आगे आया और बोला, बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन अगर आपने मेरी बीबी को हर्ट किया है तो उसके हट जाने में आपको इतना तो करना ही पड़ेगा डैड। उसे मोमोज तो खिलाने ही पड़ेंगे, वरना मैंने सुना है। ये बोलते बोलते वो चुप हो गया था और प्रलय के बिल्कुल करीब हो गया। उसने प्रलय के कान में कुछ कहा तो प्रलय के होश उड़ गए।
वो जल्दी से बोला, मोमोज की बात करते हो? मैं तो साथ में गार्लिक सॉस भी बनाऊंगा और तुम्हारी आइसक्रीम वो भी मैं ज़रूर बनाऊंगा। यह बोलते हुए अब उसने पंक्ति की तरफ देखा। प्रलय के हाव भाव इस तरह से बदलते हुए देख सब एक बार फिर से हैरान हो रहे थे कि पंक्ति आगे की तरफ आई और प्रांस की तरफ देखते हुए बोली, जेठ जी, मुझे भी पंखुड़ी भाभी के साथ काउंटर पर बिठा दो ना, मुझे खुद से बैठा नहीं जाएगा। उसकी बात सुनकर प्रांस ने आश्रय की तरफ देखा। आश्रय तुरंत बोला, क्या बात कर रही हो तुम पंक्ति, वहाँ तुम्हें लग जाएगी। पंखुड़ी भाभी कौन सा प्रेग्नेंट हैं? लेकिन तुम तो प्रेग्नेंट हो ना। उसकी बात सुनकर अब पंखुड़ी का मुंह बन गया। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि पंखुड़ी भाभी कौन सा प्रेग्नेंट है, मतलब अगर उसे किसी की केयर चाहिए तो उसे प्रेग्नेंट होना पड़ेगा। अब वो अलग ही सोच में पड़ गई थी। वहीं प्रांस आश्रय की तरफ देखते हुए बोला, कुछ नहीं होने वाला, वहाँ पर बिल्कुल सेफ है। ये बोलकर उसने पंक्ति को काउंटर के करीब किया और फिर नीचे स्टॉल लगाकर पंक्ति को हल्का सा लिफ्ट करते हुए उसे आराम से काउंटर पर बिठा दिया। अब पंखुड़ी और पंक्ति दोनों काउंटर पर बैठी थी और प्रांस बाहर की तरफ चला गया था। प्रलय वहाँ मोमोज बना रहा था, लेकिन पहले किसी सर्वेंट को प्रलय की हेल्प करने की इजाज़त पंखुड़ी ने नहीं दी थी। लेकिन अब कुछ हेल्पर्स प्रलय की हेल्प कर रहे थे। वहीं पंखुड़ी और पंक्ति दोनों एक दूसरे को मुंह चिढ़ा रही थी। सृष्टि जो फिलहाल हाल में जाकर बैठ गई थी, क्योंकि उसके अंदर तो हिम्मत नहीं थी फिलहाल किचन में आने की। राणा मेंशन के 3 बवाल एक साथ किचन में थे। बेशक से खाना एक पका रहा था, लेकिन बाकी पंखुड़ी और पंक्ति का तो खौफ ही काफ़ी था। ऐसे में वो किचन में जाने का रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकती थी, वरना पता नहीं चले कब पंखुड़ी और पंक्ति एक एक डिमांड उसके ऊपर भी फेंक दे। पर वो इस बात से रिलैक्स थी कि अब उसका और प्रलय का डिवोर्स नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ प्रांस दिमाग लगा रहा था कि वो पंखुड़ी का प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करवाए, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।